हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज 5 अक्टूबर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आज। डेली करंट का तहलका प्रातः सुबह 6 बजे मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए इंपोर्टेंट क्लास होती है, जो कि करंट अफेयर सुबह लेकर आ जाता हूं, आपके सामने प्रेजेंट हो जाती है। और आज 5 अक्टूबर है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, इसको भी चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट डे है, ठीक है। और दूसरी बात, आज दशहरा है, तो हैप्पी दशहरा सभी भाइयों को, बहनों को, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली आपके आने वाले एग्जाम को लेकर के, ठीक है। तो आज का, जैसे कि मैं बताता आया हूं, एसएससी, बैंक या किसी भी डिफेंस, स्टेट रिसर्च तक की जानकारी, या आपको किसी भी पेपर के आप टारगेट कर रखा है, उसको लेकर के मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है मेरी डेली करंट का तहलका, ठीक है। प्रातः सुबह 6 बजे आ जाती है इसकी पीडीएफ, इसका जो आप लेना चाहते हो, इन स्लाइडों को, इन कंटेंट को, तो अमित सर जी के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से सीधा आप प्राप्त कर सकते हो इसकी पीडीएफ को, करंट अफेयर की को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिवसों को जैसे सूची करता आया हूं पर डे के हिसाब से, इसी प्रकार से आज करेंगे। 1 अक्टूबर को वृद्ध शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपको पता होगी 2 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री व गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 अक्टूबर जो कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय पर्यावरण मतलब राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण दिवस किस दिन हो जाता है, इन कमेंट मुझे बताना। और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस होता है। और 5 अक्टूबर जैसे कि आज है विश्व शिक्षक दिवस, इसको यूनेस्को बनाता है। 100 से अधिक देश इसको बनाते हैं विश्व स्तर पर शिक्षक दिवस को। वहीं पर मैं बता दूं, अपना 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है, आप सभी को पता होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल लिख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय मूल के डॉक्टर विवेक लाल को किस देश के राष्ट्रपति ने, आपको दिख भी रहे होंगे, जो बाइडेन साहब, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, आज लिख लेना इसको। तो अमेरिका के हैं, आपको पता होगा, अमेरिका के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा डॉक्टर विवेक लाल को पुरस्कृत किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट से, ठीक है। मैं थोड़ी चर्चा कर दूं, डॉक्टर लाल को आभारी मान्यता के लिए प्रशिष्ट पत्र के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमेरिकर्स ने डॉक्टर लाल को प्रशिष्ट पत्र दिया। और अमेरिकॉप्स अमेरिकी सरकार का एक हिस्सा होता है। अमेरिकी कॉर्प का उद्देश्य है ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना है जो अमेरिकियों को समुदायों की सेवा करने में करीब लाती है, ठीक है। कुल मिलाकर समुदायों को सेवा करना, उनकी देखभाल करना, उन चीजों को लेकर के इनको अवार्ड दिया गया। उनका जो अमेरिकर्स, जो वहाँ की जो सरकार है, जो अमेरिकॉपर्स हैं, इनका मेन उद्देश्य, मेन एजेंडा जो मेन अहम होता है, यही होता है, ठीक है। डॉक्टर लाल साहब जी जनरल एटॉमिक्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। यह एक ऐसी कंपनी है जिसने प्रेडिटर, रीपर, गर्जियन, ड्रोन जैसे अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहन विकसित किए हैं। तो उनके ये क्या रहे, मुख्य अधिकारी, कार्यकारी रहे हैं, ठीक है मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, 1 मिनट। किस देश के प्रधानमंत्री किर्गिस्तान कार्निस की पश्चिमी मध्य मार्गी पार्टी से ने चुनाव जीता? इंपोर्टेंट है, यहां से क्रिस जेनिस कार्निस है, और किस देश के हैं वो, लतीविया के हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। क्यों आएगा मैं बता देता हूं, इसके बारे में थोड़ा पॉइंट बढ़ के। प्रधानमंत्री जो कार्निस है कि न्यू यूनिट पार्टी को 18.94% मिलकर वोट मिलकर, जबकि विपक्षी जो ग्रीन्स एंड फॉर्मर्स यूनिट पार्टी, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन आपको लथीविया के प्रधानमंत्री कार्निस है। इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। ये क्या है लथीविया, जो कि 2004 में यूरोपीय संघ मतलब और नाटो में शामिल हुआ था, आपको पता होगी। लथीविया ये वही है, बाल्टिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जैसे मैंने नीचे भी दे रखा है, उत्तरी पूर्व के यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र का एक देश है लथीविया। इसकी राजधानी जो है रीगा है, इसकी मुद्रा पूरी है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये मैं बता दूं, उत्तर में एस्टोनिया, दक्षिण में लिथुनिया, पूर्व में रूस से टच है, इसकी साझा करता है सीमा से, ठीक है। दक्षिण पूर्व में बेलारूस से घिरा हुआ है ये। पश्चिम में स्वीडन के साथ एक समुद्री सीमा साझा करता है। कौन? ये आपका लातविया। इसको बाल्टिक क्षेत्र या बाल्टिक देश कहा जाता है लातविया को। और दूसरा नाम कौन सा है, जो कि लिथुनिया है, उसको भी बाल्टिक क्षेत्र के अंडर ही किया जाता है। इसके अध्यक्ष है एगिलिस लेविटिस। मुद्रा आपको बता चुका हूं, राजधानी आपको बता चुका हूं। इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है मेरे भाइयों। इंग्लिश में कन्वर्ट आपको करके दे देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपोर्टेंट हो जाता है। स्वंते पाबो ने चिकित्सा में कौन सा पुरस्कार जीता है? आपको पता होगी, स्वंते पुरस्कार में चिकित्सा पुरस्कार, नेतृत्व, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं आपके सामने पाबो साहब। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए थोड़ा मैं बता दूं कि स्वांते पाबो को विलुप्त
होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार। कुल मिलाकर जो विलुप्त प्रजाति हो चुकी है ना मानव की, उनको और आज की वर्तमान की जाति से जोड़ने का या एक कड़ी बनाने का काम करते हैं, वही काम होता है विलुप्त होमिनिन जैसे उनसे उनके जीनों को सर्च करना। उन चिकित्सक रूप में इनको नोबेल पुरस्कार जीता। आप पूछ सकता है पाबो साहब को किस चीज में पुरस्कृत किया गया है और कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, उन्होंने डेनिसोवंस नाम पर एक पूर्व अज्ञात मानव प्रजाति की खोज की है। उनकी खोज ने ही एक पूरी तरह से नया वैज्ञानिक अध्ययन का विषय है, जिसको पैलोजेनोमिक्स। यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, साइंस वालों पूछ लेना, 101% लिख लेना, इसको नोट कर लेना आप। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार स्वीडन के कार्लोन्स्की संस्थान की नोबेल असेंबली द्वारा दिया जाता है, ये आपको पता ही होगी। 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन मिलते हैं इनको और पुरस्कार से दिए जाते हैं। कुल मिलाकर 10 मिलियन को स्वीडिश, जो कि उनकी वहां की मुद्रा है, उस रूप में मिलते हैं। उन्हें पुरातात्विक और पुरातकालीन अवशेषों में डीएनए अनुक्रमों की जांच के लिए नए दृष्टिकोण विकसित करने के बाद मानव उत्पत्ति अध्ययन के बदलने का श्रेय दिया गया है। किनको? पाबो साहब को। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में विलुप्त लोग आधुनिक मनुष्यों के बीच में एक कड़ी बनाने के एक संपूर्ण निरंतरथल जीनोम के अनुकरण शामिल था। किसका? पाबो साहब का। तो ये आपके सामने किस रीजन के कारण, किस कारण और कौन सा पुरस्कार किसको मिला, ये सभी चीजें मैंने डिस्कस कर दी हैं। ठीक है मेरे भाइयों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सी राइट आंसर आ जाता है, मैंने बता दिया था। ठीक है, और मैं बता दूं पिछले साल जो मिला था वो डेविड जूलियस और पटापाटोलियन ने मानव त्वचा में रिसोर्स की खोज के लिए चिकित्सा पुरस्कार जीता था। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों। स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार 2022 के अंतर्गत भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। कौन सा? सभी को पता होगा, इंदौर। इंदौर इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर होता है। ठीक है, सूरत दूसरा स्वच्छ शहर है, और जबकि जो नवी मुंबई है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में तीसरे स्वच्छ शहर माना गया है। तो फर्स्ट आपका कौन सा? इंदौर, दूसरा सूरत, तीसरा मुंबई है, नवी मुंबई। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है, छत्तीसगढ़ को सेकंड, महाराष्ट्र को थर्ड नाम पर रखा गया है। 1 लाख से कम आबादी वाले वर्ग में महाराष्ट्र के पंचनगी और कराड़ ने पहला और तीसरा स्थान हासिल किया है। छत्तीसगढ़ के पाटन ने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं पर त्रिपुरा को 100 से कम शहरी स्थानीय निगम, मतलब अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग रूप में इनको स्वच्छ, जो कि स्वच्छ अभियान है, स्वच्छ को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार किया गया है, अलग अलग शहरों को, अलग अलग राज्यों में। ये आपको साझा कर रहा हूं मैं। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में 100 से स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला है। झारखंड, उत्तराखंड ये दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। सपाई मिश्र सुरक्षा श्रेणी में तिरुपति के सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है, जबकि हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कृत किया गया है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। आजादी एट द 75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के हिस्से के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरस्कार दिए गए हैं इन सभी शहरों को, इन सभी राज्यों को। ठीक है, इंपोर्टेंट है सभी चीजें, मैंने सभी पॉइंट जितने भी आने थे आपके सामने रख दिए हैं। इंग्लिश में आपके सामने ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंपोर्टेंट है, किस देश ने चीन को हराकर FIBA महिला बास्केट विश्व कप 2022 जीता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो यूएसए ने जीता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, फीबा वोमेन बास्केट वर्ल्ड कप। ठीक है, मैं बता दूं इसके बारे में। जो फीबा है ये महिला बास्केट विश्व कप 2022 ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, और चीन को हरा करके 63-61 से मात दिए यूएसए की महिलाओं ने। और चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जा रही है, एजा विल्सन ने टूर्नामेंट में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार जीता है। अमेरिका ने विश्व कप को 98.8 अंकों से औसत से समाप्त किया है। और एक और बात बता दूं, 1994 विश्व कप में चीन ने अपना पहला पके जीता था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत और किस देश ने मिसाइल और हथियारों प्रणाली के निर्यात के लिए एक समझौता पर मेमोरेंडम पास हुआ है? मैं बता चुका हूं प्रॉपर तरीके से, इसके ऊपर मैंने क्लास भी लगाई है। ठीक है, 2000 करोड़ का निवेश करेगा हथियारों को लेकर के आर्मेनिया देश पर। इसका राइट आंसर हो जाता है बी। आर्मेनिया देश वही है जिसकी मैंने चर्चा की कि अजरबैजान से पिछले 1.5 से 2 साल के बीच में इनमें आपस में लड़ाई चल रही है। ठीक है, विश्व स्तर पर दिखाई नहीं जाता, पर लेकिन इनको गंभीर रूप से मैंने इस क्लास को करवाया था, आपको देख सकते हो विश्व अफेयर के अंतर्गत। भारत आर्मेनिया को मिसाइल किट और गोला बारूद का निर्यात करेगा, जिसका इस्तेमाल अजरबैजान से बचाव करने के लिए किया जा रहा है। सरकार से सरकार मार्ग के माध्यम से, सरकार से सरकार की मार्ग है, मतलब सरकार से सरकार की बात है, उनकी अपनी है, उनके कुछ सोर्स जो बताते हैं उनको मैं डिस्कस करता हूं आपके सामने। डिफेंस इंडिया ने हथियारों के निर्यात के लिए एक आदेश हस्ताक्षर किए हैं, और रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता दूं, भारत में आने वाले महीनों में आर्मेनिया को
2000 करोड़ रुपए से अधिक हथियारों को निर्यात करेगा भारत। भारत स्वदेशी पनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के लिए निर्यात करेगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है ये, ठीक है। 2025 तक अपना लक्ष्य है 35,000 करोड़ रुपए में हथियार को बेचना अपने भारत के लिए, ठीक है। पिछले साल यह जो बिक्री हुई थी 13,000 करोड़ रुपए की हुई थी, जैसे कि मैंने कल की क्लास में, शाम की क्लास में डिस्कस किया था। अर्मेनिया यह पश्चिमी एशिया में एक लैंडलॉक देश है, आपको पता होना चाहिए। अर्मेनिया ये रहा, अजरबैजान ये रहा, ठीक है। इसकी राजधानी येरेवन है, मुद्रा ड्रॉ में है। निकोल पाशिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और भारत ने 1991 में स्वतंत्र गणराज्य अर्मेनिया को मान्यता दी थी। प्रॉपर तरीके से आपको पता भी होनी चाहिए। इसके साइड में यहाँ तुर्की है, ईरान है, यहाँ रूस है, ठीक है। इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्या आपको दिमाग में आ रही होगी कि एक राज्यपाल दो राज्यों का कैसे राज्यपाल बन सकता है? ये भी हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल में, संविधान में लिखा हुआ। गुजरात है, महाराष्ट्र है, मेघालय है, उसकी भी कुछ अपने रूल है, ठीक है। तो ये आपके सामने मेघालय है। मेघालय इज द राइट आंसर हो जाता है। मेघालय के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक का कार्यकाल 3 अक्टूबर 2022 को पूरा हो गया। भारत के राज्यपाल में बता दूं कि राज्य के कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के में निहित होती है, आपको पता होगी। संविधान मैंने प्रॉपर तरीके से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। वहीं मैं बता दूं 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 155 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल अपने पद पर 5 वर्ष तक बना रह सकता है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी आर्टिकल थे इंपॉर्टेंट थे वे मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने T20 में 400 मैच पूरे करने वाले पहले भारतीय क्रिकेट बन गए हैं? इंपॉर्टेंट आपके सामने है, रोहित शर्मा साहब है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये है T20 में 400 मैच पूरे करने वाले कौन है? ये रोहित शर्मा है। विराट कोहली को काट देना, ठीक है। लोकेश राहुल ये गलत है, ठीक है। अर्शदीप गलत है, और रोहित शर्मा आपके सामने खड़े हैं, तो ये अकेले ही हैं, सही कह रहे थे वो, ठीक है। नेक्स्ट है कि वे 400 T20 मैच पूरे करने वाले भारत के पहले क्रिकेट बन गए हैं। उन्होंने गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक मैच हो रही थी, जिसको जीत चुकी अपनी भारत इस सीरीज को, ठीक है। उनके पास पहले से ही पुरुष क्रिकेट में सबसे अधिक T20 20 अंतरराष्ट्रीय खेलने में रिकॉर्ड है, और उन्होंने 140 मैच खेले हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, विराट कोहली, MS धोनी, इन्होंने 350 से ज्यादा मैच खेले हैं T20। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान किरण पोलार्ड ने T20 में सर्वाधिक मैचों में T20 रिकॉर्ड बना रखे हैं। दूसरे नंबर ब्रेवो है। पाकिस्तान के शोएब अख्तर है। T20 में किसी भी एशिया खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक मैचों का रिकॉर्ड अपने पास। ये कई रिकॉर्ड मैंने आपके सामने रखे हैं। रोहित शर्मा ने हाल ही में मार्टिन गुप्टिल के T20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा था, आपको पता होगी। उनके पास T20 क्रिकेट में जो है सर्वाधिक रन 3,712 का रिकॉर्ड भी है, और दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने बताई हैं, आपसे पूछ सकता है, और कोई क्रिकेट से रुचि रखता हो वो भी जानकारी उसको प्राप्त हो गई होगी, ठीक है। किस व्यक्ति को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। केजरीवाल, स्मृति ईरानी, राजनाथ, माधव हाडा। तो माधव हाडा को प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा, 32वें बिहारी पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। मैं थोड़ा चर्चा कर दूं, उन्हें 2015 में साहित्यिक आलोचनात्मक पुस्तक पचरंग चोला पहर सकीरी के लिए सम्मानित किया गया था। के बिरला फाउंडेशन द्वारा इनको घोषणा की गई थी, इनको ये पुरस्कृत किया जाएगा। और हाडा साहित्य अकादमी में सामान्य परिषद और हिंदी सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने मीडिया अध्ययन के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार और साहित्य आलोचना के लिए देवराज उपाध्याय पुरस्कार मिला है। उनकी पुस्तक पचरंग चोला पहर सकीरी मध्यकालीन भक्ति कवि मीरा के जीवन पर केंद्रित है। बिहार पुरस्कार के बारे में बता दी है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में 3 साहित्य पुरस्कार को स्थापना की, और बिहार पुरस्कार से उनमें से एक है, और इसका नाम प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर रखा गया था। यह हर साल राजधानी लेखक और राजस्थानी लेखक द्वारा हिंदी और राजस्थानी में पिछले 10 वर्षों में प्रकृष्ट उत्कृष्ट कार्य के दिशा दिया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिहारी पुरस्कार जो है ये अब की साल किसको मिला है? माधव हाडा जी को। इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों, ठीक है। इनकी पुस्तक जो है पचरंग चोला पहर सकीरी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है। वे पुरस्कृत मैंने इनाम दे रखे हैं साइड में, इसको आप देख लेना। PDF में शेयर कर दूंगा ऑन टेलीग्राम पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे भाइयों, स्वदेश में विकसित पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है प्रचंड। इसके ऊपर मैंने विश्व अफेयर में कल प्रॉपर तरीके से क्लास करवाई है, डीपली वाइज हर चीज बताया है, कब इसकी नींव रखी, कब इससे मांग हुई और कितना ये स्ट्रॉन्ग है, कितना क्षमता रखता है, कितनी दूरी और कितनी इसकी रेंज है, कितना वेट ले जा सकता है अपने ऊपर, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। कितनी ऊंचाई तक ये जाकर के बंकरों को बर्बाद कर सकता है दुश्मन की। ठीक है, इसके बारे में प्रॉपर चर्चा करी है मैंने। LCH प्रचंड जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट इज द राइट आंसर होता है। ALS जो ध्रुव है, इसकी नींव LSCH प्रचंड की इसी ने रखी थी। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। मैं थोड़ा बता दूं, भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से मैं बता दूं 45% अपना स्वदेशी है और 55% ये बाहर का है। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है, रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के पहले बैच को शामिल किया है, जिसका नाम है प्रचंड, जो मिसाइल और अन्य हथियारों के लिए एक श्रृंखला को दागने में सक्षम है। और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को सरकार द्वारा संचालित एयरक्राफ्ट कंपनी है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसके मुख्य रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। इसे जोधपुर में एक समारोह में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से शामिल किया गया, किस में शामिल किया गया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाइयों, तो आशा करता हूँ आज की क्लास मेरे भाइयों को अच्छी लगी होगी। और मैं यही चाहता हूँ कि आपको जीके से रिलेटेड कोई भी कहीं भी किसी भी स्लाइड से लेकर किसी भी क्लास के लेकर किसी भी टेस्ट सीरीज के लेकर आपको परेशानी हो रही है तो मुझसे पूछ सकता है मेरे भाइयों। ठीक है, और मैं बता दूं अपने भाइयों की थोड़ी सी मैं बता दूं कि आपके लिए जीके से रिलेटेड 3 बुक हैं, जैसे कि जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है। तीनों की क्लासेस ऑलरेडी मेरी यूट्यूब पर पड़ी है, निःशुल्क पड़ी है, PDF पड़ी है टेलीग्राम पर, और विद टेस्ट के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ पड़ी हुई है। आप प्रॉपर तरीके से क्लास को ले सकते हो। ठीक है, तो इतना ही कहूंगा मेरे भाइयों। आज की क्लास, आज का सेशन अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और अपने भाइयों को बता दो निःशुल्क है, जीके से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है मेरे चैनल से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।